Good morning to all the aspirants. Welcome to all. As you all are aware about the importance of current affairs for the prelims as well as mains exam, my aim is to follow an integrated approach covering all the stages of examination from prelims to interview. And keeping all this thing in mind, I have put my special endeavors in preparing for the last 1 years all the major topics which have happened, and I'll from here on disseminate all the major important topic which have happened in a year, and it will be helpful for your prelims, UPSC prelims 2021. All the major topic, either it's related to polity and governance, economic, finance, internal security, disaster management, environment, and many other more topics, important topics. All the major topics I will cover through all my successive videos, and from here on I am starting with some of the major topics. I'll start with polity and governance. My first topic is PM cares. My first topic is PM cares. You have already heard about this PM cares, like in last year in 2020, after the arrival of corona crisis, Prime Minister Modi has constituted the PM cares fund for emergency relief situations to cope up with. So I'll start with PM care fund. Recently you have all heard about the Prime Minister office has said in a reply to an RTI submission, like PM cares not fall in a public authority. So we will judge all these issues related to this. So I'll start with PM care. Recently, the Prime Minister office has said in a reply that PM Care Fund is not a public authority under the ambit of Section 2H of the RTI Act 2005. Like you all have here important thing that the RTI जो कानून है ये 2005 में भारत सरकार ने इसे बनाया था, संसद भवन में इसे पारित किया गया था, और इस RTI एक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये कहा है कि PM केयर जो है ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसी वजह से ये अपना इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर सकता है। ठीक, सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट डिफाइन पब्लिक अथॉरिटी। जो सेक्शन 2H है RTI एक्ट का, वो पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन करता है। तो ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि दोज ऑफिस विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के द्वारा उस ऑफिस को बनाया गया है। दूसरा, या तो वो पार्लियामेंट संसद भवन के कानून के द्वारा बनाया गया है, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। थर्ड इज़ आइदर वो स्टेट लेजिस्लेचर के कानून के तहत उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, एंड द लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट के कोई अप्रोप्रिएट नोटिफिकेशन के तहत उसको बनाया गया है, या गवर्नमेंट में सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, तो इन दैट ऑल्सो केस इट विल कम अंडर द पब्लिक अथॉरिटी एम्बिट। तो ये 4 पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें जो मेजर टॉपिक उस पर आपको ध्यान देना है कि सेक्शन 2H जो है, ये जो सेक्शन 2H है, ये 2H ही डिफाइन करता है कि कौन पब्लिक अथॉरिटी किसे इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करना है। ठीक, अबाउट PM केयर्स बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग PM केयर का देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसका PM केयर्स जो स्टैंड करता है वो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसका मैंडेट क्या है? तो इसका मैंडेट है डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन। आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक बहुत सारा डिस्ट्रेसिव और इमरजेंसी सिचुएशन राइज हो गया, एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड लास्ट ईयर दिस PM केयर फंड टू डील विद ऑल द इमरजेंसी एंड डिस्ट्रेस सिचुएशन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमें यह ध्यान देना है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि वो इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट एंड इट्स प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट, एंड इट्स मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट एंड इट्स मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, जितने भी डोनेशन इस प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दिए जाएंगे वो सारे एग्जेम्प्टेड रहेंगे अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स, दैट नो इनकम टैक्स वुड बी लेवाइड ऑन ऑल द डोनेशन विच हैव बीन गिवन टू दिस PM केयर फंड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना है।
Donation to PM Care Fund will also qualify to be counted as corporate social responsibility. कंपनीज जो CSR, हर कंपनी की अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि 2% मैंडेट है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, लाइक दे हैव टू स्पेंड फॉर दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर एलिविएशन ऑफ दैट पॉवर्टी और फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द सोसाइटी. तो कंपनीज अगर जो फंड कर रही है वो फंडिंग CSR के मैंडेट के अंदर ही इनके देखा जाएगा, ठीक ना. Prime Minister Fund has also got exemption under the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), and a separate account for receiving foreign donation has been opened. This is consistent with respect to the Prime Minister National Relief Fund. Prime Minister National Relief Fund has also received foreign contribution as a public trust since 2011. तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बनाया गया है इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि फॉरेन से, विदेश से जितने भी पैसे आ रहे हैं उनको जो नियंत्रित किया जाता है उसके लिए इसमें छूट है. यानी कि PM केयर्स में फॉरेन से पैसा मंगा सकते हैं हम इस खाते में, इस ट्रस्ट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है और ये एग्जेम्पशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. हाँ, 2011 से एक चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें, 2011 से प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है. बिफोर दैट इट यूज नॉट टू बी रिसीविंग दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, बट आफ्टर 2011 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हैज आल्सो बीन मेड एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ओके, इसमें अब आगे बढ़ते हैं. तो आपने देखा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में आपने देख लिया है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकता है. एंड आपने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये 2011 से ये भी अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है. तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड, यस इट इज़ एक्सेप्टेड इन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड एंड ऑल्सो फॉर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड. यानी कि गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, NGO एंड कोई भी नेशनल्स इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन फॉर अब्रॉड रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी टू द PM केयर फंड. दस फॉरेन गवर्नमेंट, NGOs एंड नेशनल कैन नाउ कंट्रीब्यूट टू द फंड. अब इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सिंस ऑल आर एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट टू दिस फंड, सो फॉरेन गवर्नमेंट्स, NGOs एंड ऑल द अदर नेशनल्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस फंड. Foreign contribution is only applicable to PM care funds and not any other fund like the Prime Minister National Relief Fund. This is a major policy change since India has not accepted foreign aid in the past 16 years when the UPA government decided to not accept it. तो आप देख रहे हैं कि before 2011 many of our trusts have not been receiving any sort of contribution as government had debarred many of the institutions to receive this foreign fund. But some changes in the notification and guidelines have prevailed the government to receive foreign fund, and now PM cares and all other fund are eligible to get fund donation from abroad also. Any doubt, any question? Okay, so PM care fund हम लोग ने देखा. मेजर पॉइंट आपको उसमें थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट अंडर द सेक्शन 2H ऑफ द RTI Act. Since it's not under the section 2H of the RTI Act, so it is not compulsory for this trust to divulge all the information under the ambit of RTI Act. And the most important thing is that Prime Minister is the chairman of this trust and members are Defense Minister, Home Minister and Finance Minister. ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया सकता है. देखिए UPSC जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन देता है. सम स्टेटमेंट विल बी गिवन टू सर्टेन टॉपिक एंड यू हैव टू चेक विच स्टेटमेंट इज़ रिलेवेंट और करेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो इसमें आपको सारे चीज़ों को थोड़ा सा माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है, बस ऑब्जर्व करना है, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना. अब हम नए टॉपिक पे मूव करते हैं. हमारा नया टॉपिक है इनर लाइन परमिट सिस्टम. ये ILP सिस्टम हमें देखने की बहुत ज़रूरी है. इस कारण ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट में एक नए स्टेट को भी ILP सिस्टम के तहत इंक्लूड किया है. द एडेप्टेशन ऑफ लॉज अमेंडमेंट ऑर्डर 2019 एक्सटेंडेड द ILP डिज़ाइन टू मणिपुर. सो इट सजेस्ट दैट कि ILP डिज़ाइन को
मणिपुर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ILP रिजाइम को मणिपुर में भी ILP रिजाइम को मणिपुर में भी एक्सटेंड कर गया है। And Manipur became the fourth state after Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram where the ILP regime is applicable। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देने की जो बात है, आप देख लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो चार आपका जो स्टेट है, यहाँ पे नॉर्थ में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके नीचे आपका ये पार्ट आपका नागालैंड हो गया, फिर आपका मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया। ये तो जो चारों स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ILP सिस्टम को लागू कर दिया है। The adoption of Laws Amendment Order 2019 extended the ILP regime to Manipur. It is the fourth state after Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram where the ILP regime is applicable. Connection with the Citizenship Amendment Act 2019, the CAA, which relaxes eligibility criteria for certain categories of migrants from 3 countries seeking Indian citizenship, exempts certain categories of areas including those protected by the inner line system। आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कानून के तहत 6 समुदाय को 3 देश से यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो वहाँ के 6 माइनॉरिटी है उनको यहाँ पे नागरिकता दिया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको हम सिटीजनशिप देंगे, नागरिकता देंगे भारत का। कौन से? जो भी माइनॉरिटी है 3 कंट्री में। कौन से कंट्री में? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश में, ठीक ना। ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पे आपको पता है, हिंदू है, सिख्स है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, इनको हम नागरिकता देंगे। इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान देना है कि ये जो ILP सिस्टम है, ये ILP सिस्टम में आपका ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट का प्रोविज़न बार्ड रहेगा। यानी कि आपको इसमें एक चीज़ समझ में इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ILP सिस्टम के तहत जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उसमें सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोविज़न रहेगा वो बार्ड रहेगा, ठीक ना। अब ये ILP सिस्टम को हम लोग थोड़े नज़दीक से जान लेते हैं कि ये ILP सिस्टम क्या है। ILP system is an official travel document issued by the Government of India to allow inward travel of an Indian citizen into a protected or restricted area for a limited period। यानी कि आपको पता है कि ये 4 राज्यों में जिसमें ILP सिस्टम लागू है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ इन कोऑर्डिनेशन विद द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट इशू करती है ताकि दूसरे जो शहर के या दूसरे राज्य के जो नागरिक हैं उसमें फॉर एक सर्टेन लिमिटेड पीरियड, मतलब जिस पीरियड का टाइमलाइन का मेंशन आपके ILP पास में होगा उतने टाइमलाइन पीरियड के लिए आपको वहाँ पे अलाउड किया जाएगा जिस ILP स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं। The document is an effort by the government to regulate movement to certain areas located near the international border of India. ILP system is currently in operation in Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland. Manipur has the system of ILP, but it was abolished in 1950। तो आपने देखा कि मणिपुर के पास ये सिस्टम था, बट ये 1950 में ये सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था। फिर 2019 में फिर से इस प्रोविज़न को लागू कर दिया गया थ्रू अमेंडमेंट ऑर्डर अडेप्टेशन ऑफ लॉज 2019 के ऑर्डर के तहत फिर से इसको लागू कर दिया गया। मणिपुर में फिर से ILP सिस्टम आपका आ गया। सेक्शन 2 ऑफ बंगाल ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 यानी कि 1873 का अंग्रेजी हुकूमतों द्वारा ये कानून लाया गया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। और उसका सेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है कि वो इनर लाइन परमिट को इशू करे एंड प्रोहिबिट क्यों इशू करे, सो टू सेफगार्ड दैट the culture to safeguard the culture of that particular area, like ILP is issued to those area which has certain something indigenously important, either it's culturally or it's other way, so we have to protect those aspect, and for that government came with that Bengal Eastern Frontier Regulation, and through this regulation which empowered the state government to prescribe inner limit, and this inner limit prohibit citizens of India or any other class citizens going beyond the prescribed line विदाउट अ पास। यानी कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ राज्यों को प्रोटेक्ट करना था उनके कल्चरल एस्पेक्ट को, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये नहीं सोच रही थी कि मुझे यहाँ का कल्चर यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। वो लोग अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव में थे कि उनका जो बिज़नेस मोटिव था उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, और इस वजह से उन्होंने एक ILP सिस्टम को ले आया था कि इस पास के बिना कोई भी बाहरी नागरिक उस जगह पे नहीं जा सकता है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ILP सिस्टम को
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के कानून के तहत इंट्रोड्यूस किया था। तो आपके लिए एक चीज़ जानना जरूरी है कि ये जो ILP सिस्टम है किस प्रोविज़न के तहत आया है, तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के कानून के तहत ILP सिस्टम को लाया गया है। और इसमें भी भारत के 4 राज्य ILP सिस्टम द्वारा रेगुलेटेड है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये सब चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको जानना है। And now we are moving to the fresh topic, that is फर्स्ट बिल। देखिए ये फर्स्ट बिल टॉपिक बहुत ही लाइट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये देखिए ये एक वर्चुअल क्लास, आपको पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे लोग के क्लासेस हैम्पर हो गए, तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव के साथ आया है, लाइक वर्चुअल इनिशिएटिव, ऑनलाइन इनिशिएटिव फॉर कंडक्टिंग क्लासेस। तो यही एक केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का नाम है फर्स्ट बिल इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के तहत क्लासेस विल बी स्ट्रीम्ड ऑन फ्री इन पब्लिक रन टेलीविजन चैनल और ऑन केबल नेटवर्क्स और फ्रॉम DTH सर्विसेज और इन द इंटरनेट। लाइक क्लासेस को ऑनलाइन कंडक्ट करवाने का जो इनिशिएटिव है ये हमारा फर्स्ट बिल इनिशिएटिव है। एंड दिस इनिशिएटिव इज़ बीन टेकन बाय द काइट, Kerala Infrastructure Technology for Education. This is the Kerala government establishment. This is the Kerala government establishment which is set to foster, promote and implement modernization of educational institution. यानी कि एजुकेशनल सिस्टम को, उसके मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने का एक इनिशिएटिव, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम काइट है, केरला गवर्नमेंट द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक ना। तो ये एक आपको छोटा सा टॉपिक था और इसको अब मूव करते हैं हम आगे। एक हमारा एक नया टॉपिक एक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक ना। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट जो पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का है, ये क्या कहता है, इसमें एक चीज़ हमें जो ध्यान देना है कि उर्जित पटेल जो पहले RBI के गवर्नर थे, वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के रूप में। ठीक ना, चेयरमैन के रूप में। तो देखिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जो है ना, ये प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक है। ये हमारा प्रीमियर, ऐसे तो हमारा प्रीमियर थिंक टैंक तो हमारा नीति आयोग है, बट अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए, इकोनॉमिक सोनली फॉर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है। ये हमारा एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इस बॉडी को इस्टेब्लिश जॉइंटली किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन द्वारा। अब ये प्लानिंग कमीशन डिसबैंड होकर नीति आयोग हो गया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये फोर्स में आ गया, तो प्लानिंग कमीशन डिसबैंड हो गया। बट इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन दोनों के द्वारा हुआ था। ठीक ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक ना। सो आपको 2 चीज़ इसमें आपको ध्यान देनी है कि दिस वन इज़ द प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक हुज करंट चेयरमैन इज उर्जित पटेल, and this is an autonomous body constituted jointly by the Ministry of Finance and erstwhile Planning Commission. ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। और इसका जो मैंडेट है, इसका मैंडेट जो है वो परस्यू करना है रिसर्च इन पब्लिक पॉलिसी। ठीक ना, पब्लिक पॉलिसी में इसको रिसर्च करना है और सारे गवर्नमेंट को एडवाइस करना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसका सारा मैंडेट आपको यहाँ पे क्लियर है कि पब्लिक पॉलिसी के रिसर्च करना है और उससे रिलेवेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करना है, रिकमेंड करना है टू डू गुड। Now moving to our next topic, which is an important topic. This topic is anti-defection law and power of speaker. Anti-defection law and power of speaker. तो आप लोग ने ये कानून का नाम सुना होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि राजीव गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दल बदल का कानून के रूप से इसको जाना जाता है कि दल बदल को जो रोका जा सके इस कानून के तहत। खाल वो रुका तो नहीं, बट इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या लूपहोल है, क्या कमी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पोजीशन, क्या मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है, सारा चीज़ इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ रिफर्ड टू एज द 10th शेड्यूल, यानी आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में इसका डिस्क्रिप्शन है। वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। राजीव गांधी गवर्नमेंट में 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत इस एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था? टू प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। यानी कि अगर कोई सांसद या कोई
विधायक अगर कोई दल बदल करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए हाउस से। इसका प्रोविज़न एंटी डिफेक्शन लॉ में है। तो इसमें फिर से अमेंडमेंट हुआ था जो कि 91st अमेंडमेंट 2003 में है, और इसमें एक एक्सेप्शन प्रोविज़न को ओमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था 10 शेड्यूल में से, दैट इज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट। आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि ये जो ओरिजिनल कानून था, ये ओरिजिनल कानून कहने का मतलब कि 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत जो ओरिजिनल कानून लाया गया था, इन ओरिजिनल लॉ देयर वाज अ प्रोविजन लाइक 1/3 ऑफ द पार्टी मेंबर्स लेफ्ट द पार्टी, इट डिड नॉट क्वालिफाई एज डिफेक्शन। ठीक ना, यानी कि आपको अगर 1/3 से ज़्यादा पार्टी मेंबर लेफ्ट कर रहे हैं तो वो लोग एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएंगे। लेकिन इसी के बाद में 91st अमेंडमेंट में इसमें एक प्रोविज़न ऐड कर दिया, 2/3 के कर दिया गया। ठीक ना, यानी कि अगर पहले 1/3 था, यानी कि 1/3 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएंगे। और इसी को 91st अमेंडमेंट में कर दिया गया कि अब 2/3 से ज़्यादा अगर वो डिफेक्ट कर रहे हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न में नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ में इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो अथॉरिटी है, जो डिसाइड करने का अथॉरिटी, ये स्पीकर ऑफ द हाउस को दिया गया है। ऐसे तो जनरली प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ये चीज़ डिसाइड करती है डिस्क्वालिफिकेशन को, बट वो अदर डिस्क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन का जो पावर है वो स्पीकर को सोलली गिवन है। ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस। तो डिस्क्वालिफिकेशन देख ले, अ मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस। यानी कि अगर कोई हाउस में कोई अगर मेंबर है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा है और वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो किस कंडीशन पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है? तो पहला कंडीशन है, इफ़ ही वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो उस हाउस में गया है, अगर वो अपने मन से उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप को एब्सटेंड कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही विल बी लायबल टू डिस्क्वालीफाइड from the house. Second condition है, if he votes or abstain from voting in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party and such act has not been condoned by the party within that। यानी कि आपको लोगों को पता है कि हर हाउस में एक पार्टी का अपना एक विप होता है, और उस विप जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का जो डायरेक्शन होता है उसको इशू करना होता है। तो अगर कोई मेंबर अगर हाउस का अगर सजेशन के कॉन्ट्ररी कुछ एक्ट करता है विदाउट द इंफॉर्मेशन प्रायर परमिशन और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, देन इन दैट केस ऑल्सो ही और शी इज़ डिस्क्वालीफाइड। इसमें कुछ एक्सेप्शन है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लाइक एक्सेप्शन कहने का मतलब कि किस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता है। तो कुछ एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। तो द अबव डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग 2 केसेस। ठीक ना, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये 2 प्रोविजन में अप्लाई नहीं होगा। कौन सा प्रोविजन है? इफ़ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ ए मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, अ मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव एग्रीड टू सच मर्जर। यानी कि 2 पार्टी का मर्जर हो रहा है, इस मर्जर के इवेंट में अगर कोई पार्टी के लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो इस केस में भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। सेकंड प्रोविजन इज, इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रिजॉइन्स इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस, दिस एजेंशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन व्यू ऑफ डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ दिस ऑफिस। यानी आपको पता है कोई एक मेंबर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस हाउस का बन जाता है, कहने का मतलब अगर हाउस में आप सिंपली एक मेंबर थे, एमपी थे या एमएलए थे, और फिर बाद में जाके आप उस हाउस में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर या चेयरमैन बन गए हैं उस हाउस के, और आप अगर अपना पॉलिटिकल पार्टी से अपना मेंबरशिप हटा रहे हैं, त्याग दे रहे हैं अपने मेंबरशिप को पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन दैट केस यू विल नॉट बी कमिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ना, देखिए स्पीकर जो होते हैं ना, उनको अपने ऑफिस का इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना होता है, और इम्पार्शियलिटी मेंटेन के दौरान अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से अपना कुछ रिजिग्नेशन दे रहे हैं मेंबरशिप का, तो वो एम्बिट में नहीं आएंगे डिस्क्वालिफिकेशन का एम्बिट में। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर मैंने मतलब जो मेंबर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हाउस में नहीं आया है, वो अपने इंडिपेंडेंटली हाउस में अज्यूम किया है ऑफिस को। तो इंडिपेंडेंट मेंबर
डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो हाउस में आने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक ना। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर विल गेट डिस्क्वालीफाइड इफ़ ही जॉइंस एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर देख लेते हैं। आपको पता है कि दोनों सदन में हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न है, इफ़ ही जॉइंस any political party after expiration of 6 months, like before the expiration of 6 months if you are joining any of the political party then it's good, but after the expiration of the 6 months if you are joining any of the political party then you will come under the provision of the disqualification under 10th schedule, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान देना है कि मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि इंडिपेंडेंट मेंबर अगर हाउस में ज्वाइन करने के बाद अगर वो ज्वाइन कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी, देन ही बिकम्स देन ही इज एलिजिबल टू गेट डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीना बीतने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है देन ऑल्सो ही इज एलिजिबल टू गेट डिस्क्वालीफाइड। 6 महीना पहले करता है 6 महीना के बीतने से पहले अगर वो ज्वाइन कर लेता है देन वो डिस्क्वालीफाई के प्रोविज़न में नहीं आएगा, बट अगर 6 महीने बाद करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविज़न में आ सकता है, ठीक। द पावर फॉर दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज वेस्टेड इन द स्पीकर। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा, स्पीकर लेगा। आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड, ओरिजिनली द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। However, in the Kyoto-Holohan case 1993, the Supreme Court declared this provision as unconstitutional on the ground that it seeks to take away the jurisdiction of the Supreme Court and the High Court. Hence, the decision, like that of any other tribunal, is subject to judicial review on the grounds of malafide perversity, etc. So, the important thing here is the Kyoto-Holohan case. Kyoto-Holohan case important है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। देखिए, पहले इसमें था कि प्रोविज़न था कि डिसीज़न ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ फाइनल, यानी कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अगर वो किसी के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले गया है तो वो फाइनल है, वो कंक्लूसिव है, वो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट क्वेश्चनेबल अंडर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो गलत चीज़ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्योटो-होलोवन केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हो इन रिगार्डिंग टू 10th शेड्यूल रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये क्वेश्चनेबल है। इट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू पैरामीटर ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड्स एंड परवर्सिटी ऑफ द डिसीजन, ठीक ना। अर्लियर इट यूज्ड टू बी बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, बट आफ्टर द क्योटो-होलोवन केस इसको जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजन में लेते आया गया है। इसमें आगे 2 पॉइंट और है, वो हम लोग थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्पीकर ऑफ असेंबली एंड द पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन प्रियाज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी पिटीशन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन आए तो विद इन 3 months यू हैव टू गेट थ्रू इट। आगे देखते हैं। द कोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेड द पार्लियामेंट कंसिडर टेकिंग अ रीलुक एट द पावर्स ऑफ द स्पीकर साइटिंग इंस्टेंसेस ऑफ पार्टीशनशिप। द कोर्ट सजेस्टेड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ, आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि जो स्पीकर होते हैं वो जनरली रूलिंग पार्टी से होते हैं और इसमें कुछ पार्टीशनशिप, इसमें कुछ पक्षपात का भी कुछ डिसीजन आ सकता है, प्रोविज़न देखा जा सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न रिकमेंड किया था, बट ये प्रोविज़न अभी हम लोग ने अडॉप्ट नहीं किया है। सो गाइज, हम लोग ने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है। यहाँ पे 4 टॉपिक। आप बताइए अपने कमेंट में कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। मैं आगे और भी आपको वीडियो बनाऊंगा जितने भी। देखिए, अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स होने में अभी आपको एग्जैक्टली मान के चलिए 2 महीना है और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं अपना एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें आपको 15 से 20 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो मैं आपको कवर अप कर सकूं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको मैं एक टारगेट बेसिस पे लाइक अगर 15 to 20 क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चन टॉपिक्स अगर हम लोग पर डे करते हैं तो बिफोर आवर प्रीलिम्स हम लोग 600 से 700 अच्छे से आराम से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग कर सकते हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स में आप आराम से अच्छे से स्कोर करके आप अपना मेंस के लिए भी आप फोकस कर सकते हैं और ये देखिए आपके मेंस के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मैं हिमालयन क्लास के बिहाफ से ये आपको सारा जितने भी एस्पायरेंट है आपके लिए आपका प्रिपरेशन आपका जर्नी को ईजियर करने के लिए मैं आपके लिए अपना एक
एफ़र्ट लेके आया हूँ और ये एफ़र्ट आप इसको यूटिलाइज़ करें। और ये जो एंडेवर है ये हिमालयन क्लासेस के बिहाफ में मैं यहाँ पे आपको सारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो और अपना अब जो व्यू है, आपके जो कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना डालिए, ताकि मैं अपने वीडियोस में और कुछ जो बेटर कर सकता हूँ आपके प्रिपरेशन में जो भी हेल्पफुल हो मैं आपको श्योरली आपको करूँगा। और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विल मीट।